नमस्कार दोस्तों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर का विश्लेषण देख रहे हैं, विश्लेषित को कर रहे हैं, व्याख्या से हम देख रहे हैं कैसे कैसे प्रीवियस ईयर हमारे पिछले गत वर्ष जो प्रश्न आए हुए हैं उसको हम देख रहे हैं। चलिए, इसी क्रम में आज हम देखेंगे अगला जो पेपर आया हुआ है उसको देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज उसमें कैसे प्रश्न बने हैं, कैसे क्या हुआ। उसको 9 तारीख को जो आपका पेपर होगा दोस्तों एकदम देख के जाइएगा। प्रीवियस ईयर से काफी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, इस चीज को आप नोट करिएगा और देख के जाइएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बदल दे। तो ठीक है दोस्तों, हताश परेशान नहीं होना है, अपने इरादों को बदल देना है दोस्तों। एकदम लगे रहिए, ठीक है, हमको मेहनत करनी है, एकदम लगे रहिए, परेशान मत होइए दोस्तों, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। दिया अभिकथन दिया है दोस्तों, इसमें पूछा है कि रूमी ने 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर लेती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर क्या है, निलंबित है। ठीक है देखते हैं कारण क्या दिया है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं दोस्तों। तो सही विकल्प हमको चुनना है दोस्तों। इसमें क्या दिया है, कहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण करती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा की थी, मतलब इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। क्या ये चीजें ऐसी सही है दोस्तों? तो ये चीजें बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि कहा गया 2 शब्द का उच्चारण 18 महीने में अगर करती है, क्या 24 महीने में करती है पूजा अगर करती है, तो क्या निलंबित माना जाए? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वृद्धि और विकास के पक्ष अलग अलग होते हैं और सभी बच्चों में क्या होती है, व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है। सबका वृद्धि और सबके विकास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, ए ऑप्शन जो हमारा है ये वाला पहला तो गलत हो गया दोस्तों। इसके बाद कहा गया विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। क्या ये सही बात है दोस्तों? सही भविष्यवाणी करते हैं। तो दोस्तों बात बच्चों की निर्धारित उपलब्धि के बारे में कहा गया, तो सटीक आयु की सही भविष्यवाणी ये नहीं करते दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो देख लेते हैं व्याख्या क्या दी गई है, इसमें विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, सही आर व्याख्या करता है एक ही, गलत है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। ए और आर हमारा जिस ऑप्शन में दिया वही दोनों, क्योंकि दोस्तों कथन दोनों गलत हुए हैं। यहाँ 18 महीने में क्या रूबी अगर विकास हो रहा है तो उसके 24 महीने में होगा, गलत है दोस्तों। सबका वृद्धि विकास क्या होता है, अलग सीखने का होता है, वो 24 महीने 18 महीने नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डी ऑप्शन दिया यही सही है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था का काल है, मध्य बाल्यावस्था पूछा दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था का काल कौन सा है? तो दिया है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक दिया है। तो मध्य बाल्यावस्था हमारी कितनी चलती है? पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था चलती है दोस्तों। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था कितना माना गया, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था? पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी चलती है? ये चलती है 2 से 6 वर्ष तक। बाकी हमारी फिर इसके बाद क्या आती है, मध्य बाल्यावस्था कितनी चलती है दोस्तों? 6 से 11 वर्ष तक। फिर 11 वर्ष से आगे 11 से 14 वर्ष तक कौन सी चलती है हमारी, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो चलती है, लास्ट में हमारी चलती है 11 से 14 वर्ष तक। तो 6 से जो हमारा 11 होगा, यही आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? एक 5 साल की बच्ची है दोस्तों, वो क्या कर सकती है? देखते हैं ऑप्शन। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है। बी दिया है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग की योजना बनाना। सी दिया है प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण करना। डी दिया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करना। तो दोस्तों इसमें कहा गया 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो 5 साल की बच्ची अर्थात कौन सी अवस्था में होगी दोस्तों? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जिन प्याजी की अवस्था चलती है, दूसरी अवस्था चलती है पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था जो हमारी चलती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, बच्ची ऐसा कौन सा तर्क वितर्क कर सकती है, और ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है दोस्तों, तो ये चलती है 2 से 7 वर्ष तक। कितने से कितने वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है। तो इसमें क्या होता है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, उसमें वो क्या करती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल का शुरुआत आती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज उसके मस्तिष्क में क्या होता है, एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है यही क्या होगा, सही होगा, बाकी ये सब क्या है, गलत है दोस्तों। एक इसमें होता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो बच्ची है 2 से 7 वर्ष जो हमारी जीन पियाजे की दूसरी अवस्था चलती है, और इसमें क्या होता है, एक प्रतीक के रूप में क्या होता है, प्रतीक नुमा उसके मस्तिष्क में कोई भी चीजें होती है प्रतीक के द्वारा वो समझती है, सीखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है, मतलब इसमें पूछा है प्राथमिक सामाजिकरण दोस्तों। तो देखते हैं क्या दिया है, स्कूल है प्राथमिक सामाजिकरण, क्या धार्मिक संस्थान है, क्या जनसंचार के साधन है, क्या परिवार है। तो हम बताए दोस्तों प्राथमिक एजेंसियां और द्वितीयक एजेंसियां जो बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा परिवार था हम पहले बताए थे, परिवार जो हमारा होता है वो किसमें आता है, प्राइमरी एजेंसी अर्थात प्राथमिक एजेंसी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा परिवार जो होता है इस पे क्या होता है, बच्चे का सीधा प्रभाव, जिसपे सीधा प्रभाव बच्चे का पड़ता है वो क्या होता है, प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, परिवार, क्योंकि बच्चा क्या होता है कोई भी चीज अपने परिवार से ही सीखता है, परिवार में ही रहकर वो क्या होता है पहले कोई भी चीज सीखना स्टार्ट करता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्राइमरी एजेंसी हमारा परिवार, बाकी ये सब नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है वह क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और क्या करता है, संशोधित करता है। तो इसमें क्या कहलाता है दोस्तों, क्या वो अनुकूलन कहलाता है, क्या समायोजन कहलाता है, क्या संरक्षण कहलाता है, क्या केंद्रीकरण कहलाता है। तो बच्चा इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है वो समायोजित करता है, बच्चा एक नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा में नए अनुभव को क्या करता है, वो रूपांतरित करता है। इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप क्या होता है, एक बच्चा होता है तो वो कुत्ते को देखता है, छोटा बच्चा होता है कुत्ते को देखता है, तो फिर उसको लगता है कि हाँ ये कुत्ता, फिर कुछ दिन बाद वो क्या करता है, उसका सामना एक बकरी से होता है, तो उस कुत्ता को, बकरी को भी क्या हो सब दोस्तों वो कुत्ता समझने लगता है। लेकिन फिर उसको घर वाले बताते हैं बेटा क्या है ये, कि ये बकरी है और ये क्या है, कुत्ता है। तो वो क्या होता है, बकरी और कुत्ते में क्या होता है, अंतर करना समझ लेता है। यही क्या होता है हमारा जो समायोजन होता है इसी में आता है दोस्तों, जो हमारा बी ऑप्शन है यही सही है। आगे बढ़ते देखते हैं। अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। अप्सा एक बच्ची है, वो क्या करती है, आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है क्या, वो तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक किस अवस्था की क्या है दोस्तों, विशेषता है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्या वो संवेदी चालक अवस्था है, बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो दोस्तों ये क्या होती है, अप्सा एक जो आलू की चिप्स जो होती है उसको दिखाते हुए बोलती है, तो किस अवस्था में आती है दोस्तों, वो क्या होती है, जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज क्या होता है वो मस्तिष्क में उसका एक प्रतिबिंब बना लेती है, और उसका एक ध्यान होता है किसी चीज पर, क्या वो केंद्रीकरण करना सीख जाती है, तर्क वितर्क आदि चीज वो करना सीख जाती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा दोस्तों यही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक हैं क्या, लेव वाइगोस्की, उन्होंने किस कारकों के लिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण मानते हैं, देख लेते दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है संस्कृति, बी दिया है भाषा, सी दिया है स्कीमा का गठन एवं उनमें बदलाव, डी दिया है उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। तो जो हमारे लेव वाइगोस्की है उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो अच्छे से पता होगा आपको। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने दोस्तों संस्कृति की बात कही अपने सिद्धांत में, और क्या भाषा की बात कही है, न कि स्कीमा के संगठन बदलाव, न कि उद्दीपन परिवर्तन प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारे जीन पियाजे द्वारा दी गई है, और ये उद्दीपन प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई, हमारे स्किनर महोदय के द्वारा दी गई। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, उन्होंने संस्कृति का अपने
सीखने में, संज्ञानात्मक विकास में, संस्कृति और जो होता है सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास में बच्चे के मस्तिष्क में क्या होता है, जो सीखते बच्चे संस्कृति और भाषा दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना उन्होंने। क्योंकि बच्चे कोई भी चीज क्या होते हैं अपनी संस्कृति के द्वारा सीखते हैं, अपने समाज के द्वारा, अपने समुदाय के द्वारा सीखते हैं, व्यवहार करके सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उनकी भाषा होती है, जिनमें उन्होंने एक प्राइवेट स्पेस भी बच्चों को बताया, निजी वाक जो खुद से स्वयं से बातें करते, उसको भी इन्होंने कहा है। तो हमारा ए पहला दूसरा जिसमें सही होगा दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही होगा दोस्तों, जिसमें पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? लेव वाइगोस्की जो हमारे हैं उनका समाज शास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। ये दिया है पुरस्कार और सजा, बी दिया है वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सी दिया है सहकर्मी बातचीत और पाठ, और डी दिया है समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो लेव वाइगोस्की ने जो समाज शास्त्री जो विकास, समाज सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या पुरस्कार और सजा नहीं माना दोस्तों, ये सब चीजों बात नहीं, रिकॉल नहीं कहा इन्होंने, प्रत्यास्मरण की बातें नहीं कही, ना कि समरूपकों का कलन विधिक प्रयोग। इन्होंने सहकर्मी और बातचीत पाठ का प्रयोग बताया दोस्तों। सहकर्मी मतलब क्या होता है, बच्चे कक्षा में क्या होते हैं, कहीं भी रहते हैं अपने समाज में, अपनी संस्कृति, वो क्या होते हैं साथ साथ एक दूसरे का समूह बनाकर कोई भी चीज सीखते हैं तो आसानी से उस चीज को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। और पाठ क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, शिक्षक द्वारा क्या होता है, बच्चों को एक अस्थायी सहयोग दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे अपने ज्ञान की समझ को बना लेते हैं। बाद में वो सहयोग क्या होता है धीरे धीरे हटा लिया जाता है, इसके बाद वो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों यही सही है, सहकर्मी बातचीत और पाठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक देख लेते हैं दोस्तों कि कोई भूमिका नहीं होती है, एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति निर्माण करते हैं, को बच्चों को निर्देश देने के लिए तानाशाह की भूमिका निभाते हैं। क्या शिक्षक ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि मतलब कोई भूमिका नहीं निभाते हैं? बाल केंद्रित कक्षा में अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो बाल केंद्रित कक्षा वो होगी ही नहीं दोस्तों। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया आपका। दिया है निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं होता दोस्तों, सक्रिय होता है, हमेशा याद रखिएगा। और बच्चों को तानाशाह वानाशाह, हिटलर बन के थोड़ी शिक्षक रहेंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका गलत है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा तथा क्या होता है संस्कृति का वो क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। सहयोगात्मक कक्षा और किसकी, संस्कृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन, क्योंकि एक बाल केंद्रित कक्षा में वही चीज बताई जाती है, बच्चे क्या होते हैं सहयोग रूप से एक दूसरे साथी सहपाठी के साथ सहयोग करके आसानी से कोई भी चीजों को सीखते हैं और संस्कृति का अपने निर्माण करते हैं। हमारा जो सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों यही सही है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। उस तर्क की पहचान करना है दोस्तों, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के रेखांकित करता है। दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। हमारा ऑप्शन दिया है दोस्तों, आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या ये बातें कही गई हैं? देख लेते हैं आगे। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों और सही कार्रवाई प्रदर्शित किया है। इसमें क्या है दोस्तों, किसकी बात कही, सामाजिक और अनुबंधन अभिविन्यास की बात कही, जो दोस्तों पहली अवस्था उनको उसमें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा क्या समझता है, हमें सामाजिक मानदंड जो हमारी समाज है उसके सामाजिक मानदंडों का क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए, तभी समाज क्या करेगा, हमारे हित को बढ़ावा देगा, हमारे हितों को क्या करेगा, वो पालन करेगा। लेकिन आगे चल क्या होता है, सामाजिक मानदंडों के अलावा जो हमारे हित होते हैं उसको क्या करता है समाज धीरे धीरे उसको मानने लगता है। किसमें कही गई है, वो कहे गए मानव उद्देश्यों, जो हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम क्या होते हैं, एक लचीले उपकरण के रूप में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन दिया यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते तथा प्रतीकों का हेर फेर कर
समस्या का क्या करते हैं दोस्तों, समाधान करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन से होते हैं, जो अमूर्त विचार रखते हैं, तार्किक तर्क करते हैं, सृजनात्मक होते हैं, स्थानिकी होते हैं, तर्कशास्त्री गणितीय होते हैं कि प्रकृतिवादी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अमूर्त विचार रखते हैं दोस्तों, नई नई चीजों को तर्क रूप करके सोचते हैं, सीखते हैं, तो ऐसे सृजनात्मक नहीं है दोस्तों, स्थानिक भी नहीं होते, न प्रकृति। ये क्या होते हैं, तर्कशास्त्री क्या होते हैं, गणितज्ञ होते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं, वो किस में आते हैं, तर्कशास्त्री गणितज्ञ में आते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, हमारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ बनते हैं। कौन क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, और क्या बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं। ठीक है। और इन्होंने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों 1983 में अपना इन्होंने क्या किया था, ये सिद्धांत दिया था। इस चीज को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही सही होगा, तर्कशास्त्री गणितज्ञ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं। कैसी हैं दोस्तों, बहुभाषी हैं, और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए, क्या एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्या एक बाधा के रूप में इसको देखना जाना चाहिए, क्या एक बोझ के रूप में, क्या एक समस्या के रूप में। एक बहुभाषी कक्षाओं को आप किस रूप में देख सकते हैं, तो दोस्तों एक बाधा के रूप में आप बहुभाषी कक्षाओं को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक बोझ के रूप में, एक समस्या के रूप में नहीं दोस्तों, बल्कि क्या करते हैं, एक रिसोर्स के रूप में, मतलब एक संसाधन के रूप में इसको हम देखते हैं। क्योंकि बहुभाषी कक्षाओं के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, आसानी से कोई भी चीजों को सीख पाते हैं, उनके अंदर जो चीजें रहती है उसको बाहर आसानी से निकालते हैं, शिक्षक उस चीज को समझ जाता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा यही कहती है, बच्चे कहीं से आए, किसी भी समुदाय, किसी भी संस्कृति, उनको क्या करना है, सभी को एक साथ हमको शिक्षा देनी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए वाला जो ऑप्शन यही सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही किसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, एक शिक्षक क्या कहता है, लड़कों से कहता है तुम दिन भर बेंचवे हिलाओ, बेंचवे साफ करो, रगड़ो, उसको हिलाते रहो। और लड़कियों से क्या कहता है, तुम कक्ष को क्या करो, साफ करो बिटिया, एकदम उसको साफ कर डालो। तो क्या कर रहा है, देखते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, जेंडर पहचान को, कि जेंडर स्थिरता को, कि जेंडर समानता को। तो भैया जेंडर पहचान तो नहीं कर रहा है ना, कि जेंडर स्थिरता कर रहा है, समानता दिखाता। तो क्या उससे कहता लड़के से तुम बेंच पर रगड़ो और लड़की से कहता तुम कक्षा ही साफ करो, ये सब नहीं है। वह क्या कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं हमारे मानव समाज के द्वारा ये चीजें निर्धारित की गई हैं, इस चीज को हमको क्या करना है दोस्तों, एकदम खत्म करना है। क्योंकि लड़के और लड़कियां क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, अब एक लोग से एक काम करवा रहा है, एक लोग से एक काम करवा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो हमारा ए ऑप्शन है, वो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। आगे चलते देखते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, दिया है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण है। बी दिया प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। सी दिया है आकलन के योगात्मक तरीके। डी दिया है परीक्षा के लिए सीखना। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रत्यास्मरण की बात नहीं की दोस्तों, रिकॉल नहीं करना हमको कोई भी चीज, आकलन के योगात्मक तरीके भी नहीं देखना, परीक्षा के लिए नहीं सीखना। उसमें क्या होता है, विश्लेषण और आलोचनात्मक जैसे उच्च क्रम के कौशल का क्या होता है दोस्तों, परीक्षण किया जाता है दोस्तों। यही हमारा जो ऑप्शन ए है, यही क्या होता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार उसको ध्यान में रख सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। बी दिया है अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन और पृथक्करण करके, पृथक्करण नहीं करना दोस्तों। सी दिया है शारीरिक और दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा चाहे किसी भी बच्चे को अलग करना नहीं करती है, वो अलगाव नहीं मानती है, वर्गीकरण नहीं करती, ये भी गलत है। इसके बाद दिया है कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, ये भी गलत है। तो दोस्तों यह स्वीकार करके व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या होता है, अर्थ अभाव नहीं है, यही चीज क्या होगा इसमें सही होगा। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि उसमें कहा नहीं गया बच्चों का क्या होता है कि जेम्स ड्रेवर ने नहीं कहा बच्चों के, उसमें कहा उन्हें शारीरिक और मानसिक क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर क्या होता है, सभी बच्चों की व्यक्ति भिन्नता अलग अलग होती है दोस्तों। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, यह स्वीकार करके व्यक्ति भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। आगे बढ़ते देखते हैं, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है, देखते हैं। सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, सी दिया है विद्यार्थियों का अलगाव, और डी दिया है रूढ़िवादों को क्या करना है, मजबूत बनाना है। देख लेते हैं दोस्तों, सीखने का समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दिया है ए सीखने का अनुकूल माहौल, बी दिया है विद्यार्थियों का नामीकरण, सी दिया है विद्यार्थियों का क्या अलगाव, डी दिया रूढ़िवादी। तो समावेशी शिक्षा में नामीकरण नहीं होगा दोस्तों, अलगाव नहीं करना, ना कि रूढ़िवादी बनाना है। उनको क्या करना, सीखने का एक माहौल तैयार करना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या करती है, बच्चों को स्तर को अनुकूल बनाने के लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए क्या करती है, शिक्षा को सुदृढ़ बनाती है दोस्तों, सुसाध्य बनाती है। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे हमको क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो हमारा ए ऑप्शन दिया है क्या है, यही सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, सीखने का अनुकूल माहौल। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है, उसको देख लेते हैं। ए दिया है लिखित पाठ को समझना दोस्तों, ए क्या दिया, ऑप्शन ए दिया लिखित पाठ को समझना। बी दिया है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। सी दिया है स्थितियों का अवबोधन और समझना। डी दिया है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनको क्या करना है दोस्तों, लिखित पाठ को समझना। नहीं दोस्तों, बात नहीं कही गई है। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना दोस्तों, ये बात सही है। बाकी स्थितियों का अवबोधन गलत है दोस्तों, पर्याप्त ऊर्जा स्तर। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने के लिए क्या होता है, क्रियाशीलता जो अति क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान करने में क्या होती है दोस्तों, ये क्या करती है, हमेशा मदद करती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी। आगे बढ़ते देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। वे विद्यार्थी जिन्हें पठन में अधिकतम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, बी दिया है भाषा विषयों से उचित छूट, सी दिया है विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, और डी दिया है क्या, विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव। तो वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता किसकी होती है, भाषा विषयों से क्या होती है, उचित छूट की बात की गई दोस्तों। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही सही होगा, क्योंकि अधिगम कठिनाई होती है और उनके सफल समावेशन के लिए क्या करते हैं, क्या बहुभाषा अनिवार्य शिक्षा, नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना दोस्तों, एकदम नहीं देना है। विद्यार्थियों को अलगाव भी नहीं करना है, उनको क्या करना है, भाषा विषयों से उचित छूट देनी है दोस्तों। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते देखते हैं। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए निम्न में से किसके निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ये दिया दृष्टिबाधित है, बी दिया वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, सी दिया है जिन्हें प्रमस्तिष्क घात है, डी दिया असाधारण प्रतिभावान वाले छात्र। तो उपकरणों की जरूरत वही होती है दोस्तों जिसको समावेशी शिक्षा में, जिसको जो बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा से वंचित होते हैं, दिव्यांग आदि बच्चों क्या होती है, ऐसे उपकरण की जरूरत। तो दृष्टिबाधित सही है दोस्तों, जिसको अतिकृष्णा ये भी सही है, प्रमस्तिष्क घात भी सही है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र भी सही है। तो चारों ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों उपकरण और सहायक सामग्री हम ऐसे बच्चों को जरूरत पड़ेगी जो मुख्य रूप से क्या होंगे, दिव्यांग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें चारों, हमारा ऑप्शन दिया डी दोस्तों, यही क्या होगा हमारा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है।
ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। किसको देना है? दोनों दिव्यांग संबंधी जो बच्चे उनको। बी दिया है स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। सी दिया है पठन वैकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। डी दिया है वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। दोस्तों इसमें आसानी, ये तो बच्चे वैसे भी दिव्यांग है तो कक्षा बार बार नहीं बदल सकते हैं, न कि उनसे दत्त कार्य दे सकते, असाइनमेंट नहीं देते दोस्तों। उनको क्या करना, वाक संबंधी जो चीजें हानि होती है उसको धैर्य को दिखाना और प्रतिक्रिया, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या होना है दोस्तों, उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। हमारा जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अधिगम तब प्रभावी होता है जब, अधिगम तब प्रभावी होता है जब, दोस्तों उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें कही गई है। यह क्या होता है, बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है। बी दिया है यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सी दिया है विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। डी दिया है विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के क्या होते हैं, अवसर दिए जाते हैं। अधिगम तब प्रभावित होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, यह बाहरी प्रेरकों निर्देशित होता नहीं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, ना कि विद्यार्थियों का अधिगम लक्ष्य पूरी तरह शिक्षक तैयार करते हैं, नहीं दोस्तों। यह विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के क्या होते हैं, अवसर दिए जाते हैं। क्योंकि सीखना तभी प्रभावित होगा जब बच्चे स्वयं से क्रिया करके किसी चीज को सीखेंगे, तो उनके लिए सीखना क्या होगा, उत्तरदायी होगा, अस्थायी होगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है दोस्तों यही सही होगा। आगे देखते हैं शिक्षण अधिगम की रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षण अधिगम की रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहती है, सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। बी दिया है बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। सी दिया है अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। डी दिया है क्रमानिर्देशित निर्देश के उपयोग के रूप में देखता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, तो क्या कहा गया है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या करता है, क्या सूचना को निष्क्रिय आ गया दोस्तों, इस चीज को आप खुद ही ऑप्शन में देख लेंगे, तो ये गलत हो गया दोस्तों। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को, बुद्धि लब्धि की बात नहीं, क्योंकि सीखना क्या होता है, अधिगम के अर्थ को निर्माण की प्रक्रिया के रूप में वो देखता है दोस्तों। यही बात क्या होगी आपकी, सही होगी, क्योंकि शिक्षण अधिगम रचनावादी संरचनावादी तभी तैयार होगा दोस्तों जब क्या होगा, अधिगम के अर्थ को वो क्या करेगा, अपनी निर्माण प्रक्रिया में, अपने दैनिक व्यवहार में उसको शामिल करके क्या करेगा, वो सीखेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सी ऑप्शन दिया है यही सही होगा। आगे बढ़ते देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, देख लेते दोस्तों। यह सीखना कि कैसे सीखना है। बी दिया रटकर सीखने की प्रक्रिया। सी दिया पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि। डी दिया मानकीकरण। स्टैंडर्डाइज नहीं करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न कि पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि करती, न कि रटने पर बल देती है। वह कहती है यह सीखना है कि कैसे सीखना है। ठीक है दोस्तों, लर्निंग टू लर्न की वो क्या करती है, बात करती कौन, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया, उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम चिंतन कौशल। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन बनाया उसने, घोषणात्मक ज्ञान कौशल की प्रत्यात्मक। तो दोस्तों अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण, ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये बात कही गई है ब्लूम के द्वारा। ब्लूम टेक्सोनॉमी हम आपको बताए थे, ठीक है, उसमें जो हमारी वीडियो पड़ी होंगी आप प्लेलिस्ट में, उस चीज को एक बार जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ब्लूम से काफी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अभी आपके 2 ही पेपर हुए हैं, तो आप अगले पेपर के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए एकदम, क्योंकि ब्लूम से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्लूम थे, जो बीएस ब्लूम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बीएस ब्लूम। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 चरण 3 स्तर बताए थे, कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, दूसरा क्या बताया था, भावात्मक, तीसरा क्या बताया था, क्रियात्मक। ये क्या किए थे, बीएस ब्लूम जो हमारे थे, तो इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, 3 चरण बताए थे, 3 स्तर बताए थे। इसके बाद उसके अंदर एक एक स्तर के अंदर क्या किया था, 6 चरण बताए थे उन्होंने। तो ज्ञानात्मक चरण से क्या होता है, हमारा जुड़ा हुआ है कौन सा, ये ज्ञान
ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग लिख लेते हैं दोस्तों। ज्ञान, बोध, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये क्या हुआ, ब्लूम के क्या नाम होता है, ज्ञानात्मक चरण से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इसमें अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण किसके उदाहरण है, तो ये उच्च क्रम चिंतन के उदाहरण है दोस्तों। ए ऑप्शन जो होगा हमारा यही सही है, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उनके ज्ञानात्मक जो हमारा चरण दिया गया उसमें आता है दोस्तों। ये तो जो ठीक है, ज्ञानात्मक चरण, भावात्मक, क्रियात्मक, ये 3 स्तर इन्होंने बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ऑप्शन दिया है, ए दिया है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस कर सकते हैं दोस्तों। बी दिया है विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ना। सी दिया है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। बहुत अच्छी बात। डी दिया है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका को उपेक्षा नहीं करना है दोस्तों। ये तो ऐसे ही कट गया आपका। फिर क्या प्रतिबंधित कट गया दोस्तों। दिया है दोस्तों विषय वस्तु शिक्षक केंद्रित, जब बाल केंद्रित कक्षा तो वहां शिक्षक केंद्रित कैसे हो जाएगी, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों यही सही होगा। क्या, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को क्या कर सकते दोस्तों, व्यक्त कर सके। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा क्या होता है दोस्तों, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखते हैं, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, क्या परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो एक शिक्षिका को मतलब किसी बच्चे को अगर भाई बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो क्या परिहार नहीं होगा दोस्तों, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा महारत हासिल करने की दिशा में क्या होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही बातें क्या होगी, एक शिक्षिका द्वारा क्या होगी, एक बच्चे को इसीलिए क्या करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा दोस्तों यही सही होगा, क्योंकि दोस्तों बढ़ावा तभी मिलेगा जब अंदर से क्या होगा, वो अप्रेरित रहेगा, रुचि रहेगी, उसे कोई चीज सीखने में उसकी रुचि रहेगी तो उस चीज को क्या करेगा, वो आसानी से सीख लेगा दोस्तों। और किसी विषय वस्तु पर क्या होगी, उसकी पकड़ मजबूत बन जाएगी दोस्तों, उसके अनुभव उसके दक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही सही है। आगे बढ़ते देखते हैं, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में से किसकी भावना पैदा करनी चाहिए। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में से किसकी भावना पैदा करनी चाहिए, क्या जुड़ाव करना चाहिए, क्या बहिष्करण करना चाहिए, क्या हीनता करनी चाहिए, कि अलगाव करनी चाहिए। तो अलगाव करेंगे अपने विद्यार्थी से नहीं दोस्तों, हीनता भी नहीं करेंगे, न कि उनको क्या करेंगे बहिष्करण करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जुड़ाव करेंगे। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में हमेशा जुड़ाव की भावना को जागृत करें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कक्षा में जुड़ाव के माध्यम से जब साथ साथ सीखेंगे, समूह में कोई चीज सीखेंगे अपने सहपाठियों के द्वारा, तो उनका सीखना क्या होगा, अस्थायी होगा दोस्तों। कोई भी चीज वो आसानी से उस चीज को अपने संप्रेषण के द्वारा वार्तालाप करके आसानी से एक दूसरे से तर्क वितर्क करके उस चीज को अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो हमको क्या करना, उनको जुड़ाना, बिलोंगिंग करना दोस्तों, जुड़ाव करके रखना है कक्षा में। आगे बढ़ते देखते हैं, अभिकथन दिया है, अभिकथन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए दोस्तों जो उनसे अधिगम की अपेक्षा की जाती है और उनसे पहले क्या होते हैं के बीच संबंध स्थापित करने क्या करने सुसाध्य करना चाहिए। बात सही है दोस्तों। बी दिया है, कारण दिया है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। बिल्कुल गलत बात है। अगर पूर्व ज्ञान दोस्तों नई ज्ञान में अगर कोई भूमिका नहीं निभाएगा, बच्चा सीख नहीं कोई भी चीज, क्योंकि पूर्व ज्ञान के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, नए ज्ञान को आसानी से सीखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बच्चे का अगर पूर्व ज्ञान मजबूत रहेगा तो क्या होगा, नए ज्ञान को उसको सीखने में क्या होगी दोस्तों, आसानी होगी और अच्छी तरीके से उस चीज को सीख लेगा। तो हमारा ए सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। देख लेते हैं,
ए और आर दोनों सही गलत है दोस्तों, ए और आर सही है गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन जो दिया है ए सही है लेकिन आर गलत, ये सही है दोस्तों। शिक्षकों को प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को अधिगम की अपेक्षा रखता हो। भाई सही बात है, इसमें कक्षा में जो सीखता है शिक्षक जो कुछ भी बताता है बच्चों से यही तो अपेक्षा रखेगा, हम उस चीज को पूछ रहे हैं सिखा रहे हैं तो वो समझ रहा है। बाकी पूर्व ज्ञान नए ज्ञान जब तक बच्चा क्या करता है पहले अपने पूर्व ज्ञान को सीखता है फिर क्या करता है नए ज्ञान को वो सीखता है तो अच्छा रहता है, उसके लिए ये बात कही। तो ए और ए सही लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? प्रेरणा के स्रोत की बात कही गई दोस्तों और प्रेरणा के प्रकार का देख लेते हैं दोस्तों। दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा होती है क्या? दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा होती है? बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा होती है? कभी नहीं। जिज्ञासा क्या बाहरी प्रेरणा? नहीं दोस्तों। रुचि क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई किसी कार्य को करने के लिए अगर हम किसी कार्य को करते हैं अच्छा लगता है, हमारी रुचि होती है दोस्तों, तो क्या होते हैं हम आंतरिक रूप से क्या होते हैं अभिप्रेरित होते हैं। हम किसी कार्य को करने हमारी रुचि हो रही है, हमको वो कार्य अच्छा लग रहा है, रुचि लग रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम अंदर से आंतरिक रूप से खुद के लिए क्या करेंगे गर्व महसूस कर अप्रेरित होंगे, अप्रेरित होकर उस कार्य को करेंगे आसानी से। तो हमारा डी ऑप्शन होगा दोस्तों, यही क्या होगा सही होगा। आगे देखते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? देख लेते हैं ऑप्शन। ए दिया असफलता का डर, बी दिया बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सी दिया सफलता के लिए इनाम, डी दिया प्रतिस्पर्धा की भावना। तो प्रभावी अधिगम हो गया, हम प्रतिस्पर्धा नहीं करा सकते, न कि सफलता के लिए इनाम दे सकते हैं, न असफलता का क्या होता है डर होता है दोस्तों। अब बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो हमारा बी ऑप्शन दिया यही क्या होता है दोस्तों सही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात उन्होंने कही है दोस्तों। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे का क्या होगा समाज अपनी संस्कृति से वो क्या करेगा जो भी चीज सीखेगा दोस्तों वो सीखने के लिए क्या उसका उसके अस्थायी होगा दोस्तों। और प्रभावी अधिगम तभी होगा दोस्तों जब वो कोई भी चीज अपने व्यवहार में लाकर अपने समाज अपनी संस्कृति से जब अपने व्यवहार में कोई भी चीज करके सीखता है तो उसके लिए सीखना क्या होता है अस्थायी होता है। हमारा जो भी ऑप्शन होता है यही क्या होगा दोस्तों सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारी टॉप 30 प्रश्न आज जो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे चैनल को धुआंधार एकदम लाइक कीजिए, पहले कमेंट कीजिए दोस्तों, इसके बाद क्या उसको जमकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात। और शेयर तो जमकर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग दुगनी मेहनत से लगे हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए, हमारा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए। पेपर आपका जो 9 तारीख को एकदम धुआंधार जाइए, सब लोग करके आइए, क्योंकि काफी प्रश्न उससे रिपीट हो रहे हैं और हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा दिन प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।